नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपका जो लेक्चर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ईडी, ट्रिपल एसबी, केवीएस और नीट और इसी प्रकार के जो आईआईटी मेंस वगैरह के एग्ज़ाम हैं, एनडीए, इसके लिए आपकी जो सीरीज़ चल रही है, जो आपकी 11th क्लास के सारे चैप्टर, 12th क्लास के सारे चैप्टर, तो जो आपकी एमसीक्यूज़ हैं वो हम कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर आपके लिए मैंने कराया था। आइए सेकंड लेक्चर जो आपका चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है जी, मात्रक तथा मापन, जो 11th का सेकंड चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज़ आज के हम इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी एक बेसिक सा चैप्टर है, इसमें भी आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें बिना किसी भूमिका के, आपके सामने होगा, पढ़ो। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपसे मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं मात्रक, उन्हें आप क्या कहते हैं, मूल मात्रक, ठीक है जी, जिन्हें आप फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो मूल मात्रक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। मूल राशियों को जो व्यक्त करते हैं वो कौन से मात्रक होते हैं, मूल मात्रक, ठीक। और जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, मात्रकों की प्रणाली एक संपूर्ण समुच्चय है, समुच्चय यानी सेट। तो जो मात्रकों की प्रणाली है उसमें केवल मूल मात्रक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। केवल व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि दोनों होते हैं। तो मूल मात्रक भी और व्युत्पन्न मात्रक दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना। तो सेकंड का सी, ठीक है जी। जो प्रणाली होती है मात्रकों की, उसमें मूल और व्युत्पन्न दोनों प्रकार के मात्रक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल राशियां होती हैं जिनके मात्रक परिभाषित हैं, ठीक है जी। कौन सी भौतिक राशि में इसके मात्रक के साथ उपसर्ग लगा होता है, ठीक है जी। उपसर्ग किस में लगता है, ऑप्शन दे रखा है द्रव्यमान का मात्रक में, उष्मागतिक ताप जो है ताप के मात्रक में, ताप का मात्रक केल्विन में होता है, उसमें केल्विन में कोई उपसर्ग नहीं है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, उसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, उसमें भी कोई उपसर्ग नहीं होता। लेकिन द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, तो ग्राम के आगे किलो क्या है, उपसर्ग है, जिसे आप प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये लगा हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी द्रव्यमान का जो मात्रक है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, आपके सामने होगा, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है निम्न दिए गए में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, ठीक है जी। तो इसमें आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है जी। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा कहा आपसे एक फर्मी में होते हैं आपके 10⁻⁻15 मीटर, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और फिर आपसे कहा एक प्रकाश वर्ष, ठीक है जी, 1 लाइट ईयर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष है, 1 लाइट ईयर है। और एक खगोलीय मात्रक में, ठीक है जी, जिसे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ए फॉर एस्ट्रोनॉमिकल और यू फॉर यूनिट, यानी खगोलीय मात्रक हिंदी में कहते हैं, ठीक है जी। ये कितना दे रखा है, 1.496 इंटू 10⁻⁻11 दे रखी है, लेकिन होता है +11। तो ये वाला ऑप्शन -11 कर दिया इसने, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, इसने कहा था कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका त्रुटिपूर्ण है। इसमें गलती थी, माइनस पावर कर रखी थी, लेकिन वास्तव में क्या होती है, प्लस। ये सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कोई से भी गलती कर सकता है, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है जी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस भौतिक राशि का मात्रकों की सभी 3 प्रणालियों में समान मात्रक होता है। मात्रकों की 3 प्रणालियाँ आप जानते हैं,
एक तो होती है MKS सिस्टम, है ना, एक होता है CGS सिस्टम यानी प्रणाली, और एक होता है FPS सिस्टम यानी प्रणाली। तो इनमें से आपको पता है MKS में जो लंबाई है मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में नापा जाता है, ठीक है जी। इसमें CGS में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में और समय सेकंड में नापा जाता है, और FPS में लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में नापा जाता है। तो इसने कहा कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो तीनों प्रणालियों में जिसका मात्रक समान होता है, तो कौन सी है ये? सेकंड, ठीक है जी। तो सेकंड ऐसी प्रणाली ये है, ऐसी भौतिक राशि है जिसका तीनों में ही मात्रक सेकंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सेकंड। सेकंड किसका मात्रक है? तो समय का यानी टाइम, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा निम्न भौतिक राशियों में से कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? तो मूलभूत राशि कौन सी नहीं है? मूलभूत यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ज्योति तीव्रता मूलभूत राशि है, ताप भी मूलभूत राशि है, विद्युत धारा भी मूलभूत राशि है, मूल राशि है ना, लेकिन कार्य आपकी मूलभूत राशि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। पूछा था कौन सी नहीं है, तो कार्य नहीं होता, कार्य व्युत्पन्न राशि है, ठीक है जी, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कौन सा सही नहीं है ना, तो पढ़ लो। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधियों को भौतिक राशियों के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। भौतिक राशियों का मापन करने के लिए कुछ तो डायरेक्ट मेथड है प्रत्यक्ष विधि, और कुछ इनडायरेक्ट है अप्रत्यक्ष विधि, तो ठीक बात है। दूसरा है वैज्ञानिक संकेतन तथा उपसर्गों को सांख्यिकीय गणनाओं को सरल करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उपसर्ग है ना, और वैज्ञानिक संकेतन, तो ठीक बात है। ये भी सांख्यिकीय गणना यानी गणित की जो गणनाएं हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक बात है। और सी में इसने कहा एक विमेय रूप से सही समीकरण हो यह आवश्यक नहीं। देखो ये बात मैं आपको समझाऊं, जैसे S बराबर है, या आप देखो V बराबर है U प्लस AT, ठीक है जी। आप जानते हैं ये समीकरण तो सही है, लेकिन मैं इसमें माइनस कर दूं, ठीक है जी, या माइनस भी ना करूं, 1/2 कर दूं यहाँ, तो विमा में आप देखेंगे तो दोनों तरफ की विमा समान रहती है, तो समीकरण ठीक रहती है। तो देखो इसकी विमा, इसकी विमा, इसकी विमा, तीनों की विमा समान होनी चाहिए। तो इसकी विमा क्या है? LT की पावर -1 डायमेंशन। U की भी क्या है? LT की पावर -1, और A की है आपकी LT की पावर -2, और T की है T। तो इसकी विमा भी क्या आएगी? LT की पावर -1। तो तीनों की विमा समान है या नहीं? डायमेंशन तीनों की सेम है। तो इसका मतलब है डायमेंशनल तरीके से विमाओं की जो दृष्टिकोण से आप देखें तो ये सूत्र ठीक है। तो इसने यही तो कहा कि विमेय रूप से तो सही है समीकरण, लेकिन सही समीकरण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ठीक बात है, विमेय रूप से ये समीकरण सही है, लेकिन ये फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक सूत्र है उसमें 1/2 नहीं आता है, और 1/2 आने से विमेय समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए विमेय रूप से सही होने के बावजूद भी ये समीकरण गलत मानी जाएगी, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही बात कही गई है कि विमेय रूप से सही है तो भी सही है ऐसा आवश्यक नहीं है। और डी ऑप्शन में कहा SI जो है मात्रक वो 6 मूल मात्रकों पर आधारित होते हैं, तो बिल्कुल गलत है, 6 पर नहीं, 7 मात्रक होते हैं SI में, है ना। जैसे लंबाई का क्या है? लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, ठीक है जी, और समय का है सेकंड, ठीक है जी, ताप का है केल्विन, विद्युत धारा का है एम्पियर, ठीक है, पदार्थ की मात्रा का है मोल, और ज्योति तीव्रता का है कैंडेला। तो 7 होते हैं, 6 नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत दे रखा है, तो यही सही हो जाएगा। उससे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा कौन सा मात्रकों की ब्रिटिश प्रणाली का मात्रक नहीं है, ठीक है जी। तो जो आपकी ब्रिटिश प्रणाली है ना, उसका मात्रक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी ब्रिटिश प्रणाली होती है वह होती है आपकी ये
फुट, पाउंड और सेकंड वाली, है ना, यानी FPS, ठीक है जी। तो जो FPS प्रणाली है, FPS, इसे आप क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश सिस्टम है ये, ठीक है जी। F से मतलब फुट, P से मतलब पाउंड और S से सेकंड। तो कह रहा है कौन सी, जो कौन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा जो है ब्रिटिश प्रणाली का नहीं है। तो फुट तो है, पाउंड भी है, सेकंड भी है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मीटर, वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नहीं था, तो मीटर नहीं था, ठीक है जी। 8वें का बी। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो जो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं मैं आपको बताऊं, जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं, ठीक है जी, जो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनती हैं। तो इसमें जूल दे रखा है, जूल व्युत्पन्न मात्रक है, वॉट भी व्युत्पन्न मात्रक है और न्यूटन भी व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक कौन सा नहीं है, जो मूल मात्रक होगा। तो किलोग्राम दे रखा है, अभी मैंने 7 मूल मात्रक अभी आपको बताए। तो 7 मूल मात्रकों में से जो एक है वो कौन सा है, किलोग्राम। तो मूल मात्रक है, जब वो मूल मात्रक है तो व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है जी, 9th का सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा निम्न मात्रकों में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। आपके मूल मात्रक जो नहीं है वो पहचानना है। तो मीटर मूल मात्रक है, बताया मैंने अभी। कैंडेला भी मूल मात्रक है, एम्पियर भी मूल मात्रक है, लेकिन जो पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है, ठीक है जी। तो ये मूल मात्रक नहीं है। और पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। पास्कल वैज्ञानिक का नाम था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। दाब का मात्रक है प्रेशर की, है ना, यूनिट है। तो कौन सा नहीं था, पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने कहा निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई एवं समय के मात्रक पर आधारित नहीं है। तो देखो MKS हो, चाहे FPS हो, चाहे CGS हो, उसमें MKS में लेंथ मीटर में, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात होती है MKS में भी, CGS में भी, FPS में भी। लेकिन SI में ऐसा नहीं होता, उसमें और भी मात्रक होते हैं ना। तो ये SI सिस्टम आ जाएगा, यानी इंटरनेशनल सिस्टम जिसे आप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। आपसे कहा किस वर्ष में मात्रकों की SI प्रणाली को विकसित एवं मापतोल के महासम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई। तो पहले क्या है, अलग अलग देश में अलग अलग मात्रकों का पद्धतियाँ चलती थी, तो समस्या उत्पन्न होती थी। तो वैज्ञानिकों ने एक सम्मेलन किया, है ना, जिसे आप कह रहे हैं मापतोल का महासम्मेलन। या SI, उस सम्मेलन में SI एक ऐसा प्रणाली को विकसित किया गया जो प्रणाली पूरे विश्व में एक समान रूप से स्वीकार की गई, है ना। और वो MKS को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली चुना गया और उसे क्या नाम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या SI पद्धति, ठीक है जी। तो कौन से सन में हुआ था ये, इसने ये पूछा है। तो ये हुआ था 1971 में, ठीक है जी। तो 12वें का सी हो जाएगा, क्लियर है, 1971, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा भिन्न को छांटना है। तो कैलोरी जो है आप जानते हैं किसका मात्रक है, कैलोरी जूल, है ना, उस ऊर्जा के मात्रक होते हैं। किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का एक मात्रक है जिसे यूनिट कहते हैं, ठीक है। वोट, लेकिन वोट जो है वो शक्ति का मात्रक है। तो भिन्न तो छांटना था, तो भिन्न यानी जो अलग हो, बाकी 3 ऊर्जा के मात्रक हैं, ये शक्ति का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये अलग है, भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 13th का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा कौन सी राशि विमाहीन है। तो दाब प्रवणता है, विस्थापन प्रवणता है, बल प्रवणता है या वेग प्रवणता है। तो कौन सी राशि है विमाहीन। तो दाब प्रवणता जो है उसका सूत्र होता है दाब प्रवणता,
इसका सूत्र होता है दाब बटे दूरी। क्लियर? तो इसका मात्रक क्या होगा? इसने कहा कैसी है? विमाहीन। तो विमा होगी इसकी, है ना, कुछ विमा होगी। और जो इसके बाद है विस्थापन प्रवणता, वेग बल प्रवणता। बल प्रवणता में बल बटे दूरी होगा तो भी विमा आएगी कुछ। वेग प्रवणता में वेग बटे दूरी होगा तो भी विमा आएगी। लेकिन ये जो विस्थापन प्रवणता है, ये जो विस्थापन प्रवणता है ये हो जाएगा विस्थापन बटे दूरी। तो विस्थापन ऊपर अपोन में दूरी, तो विस्थापन की विमा L और दूरी की विमा भी L। तो विमा क्या आएगी? L की पावर 0, यानी कोई भी विमा नहीं होगी। तो विमाहीन कौन सा है? तो विमाहीन है आपका विस्थापन प्रवणता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी है आपका ये। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका देखो क्या कह रहा है, मिलान करना है आपको। तो जो चालकता है, मैं आपको बताऊं, चालकता का मात्रक खोजना है। तो चालकता का जो मात्रक है ना वो सीमेंस होता है। ठीक है जी, क्या होता है? सीमेंस। और जो चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण, इसका मात्रक आप जानते हैं टेस्ला होता है। ठीक है जी, चुंबकीय प्रेरण को आप चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं और इसका मात्रक होता है टेस्ला। जो ये है जो अवशोषित मात्रा, ठीक है जी, अवशोषित मात्रा, इसका मात्रक होता है ग्रे। और जो ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक होता है आपका ल्यूमेन। अब आप मिला लो। ठीक है जी, तो चालकता का सीमेंस है, यानी ए का एस है। तो ए का एस जो है ना, ए वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा 15th के बाद 16th है ना, 15th तो हो गया, 16th है आपके सामने। दाब प्रवणता का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब प्रवणता मैंने अभी आपको बताया था, क्या फॉर्मूला होता है भाई? ऊपर तो दाब और अपोन में दूरी। तो दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूरी का मीटर है, तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। बीच बीच वाले एक साथ जाते हैं ना, तो न्यूटन मीटर की पावर -3 ये मात्रक आएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहता है जो लेड है शीशा, उसका आपेक्षिक घनत्व दे रखा है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी dr, r फॉर रिलेटिव, d फॉर डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व कितना है 11.3। आपसे कहा इसका घनत्व SI, इसके घनत्व SI मात्रक में बताओ। ठीक है जी, यानी आपसे घनत्व पूछा है तो D। ठीक है जी, शीशा है तो लेड है ना, लेड, तो DL कह दूँ। और वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, 1 × 10⁻³ होती है न्यूटन, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, वाटर की डेंसिटी है ना, यानी जल का घनत्व। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है आपेक्षिक घनत्व का, जिसकी डेंसिटी निकालनी हो घनत्व वो ऊपर और अपोन में रहता है जल का घनत्व, वाटर की डेंसिटी। तो dr आपको दे रखा है कितना 11.3 और dl आपको निकालना है, dw आपको पता है 1 × 10⁻³ तो dl लेड का घनत्व शीशे का इतना आ जाएगा, इस तरीके से, है ना। मात्रक तो आपको पता ही है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऑप्शन नंबर पहला तो है नहीं, 11.3 है, तो 11.3 तो कोई से भी नहीं दे रखा,
तो 1.13 करके दे रखा है, तो देखो पॉइंट को इधर ले जाऊँ तो 10 से गुना कर दी, मतलब इधर ले जाना है तो 10 से भाग करनी पड़ेगी, तो 10 से भाग की तो 10 से गुना कर दो, गुना करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी आई है, ये घनत्व आया है 1.13 इंटू 10⁻⁴। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल था एक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। 18th में आपसे कहा जो जी है, कैपिटल जी, उसकी वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है जी, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम की पावर -2 दे रखी है, अपॉन में ले जाएंगे तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, आपसे कहा जी की वैल्यू ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड की पावर -2 में देनी है, यानी ये MKS में है, वो CGS में निकालना है। ठीक है जी, आपको एक बात पता है, F बराबर होता है M में, F की यूनिट न्यूटन, M की किलोग्राम और A की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A यानी त्वरण एक्सेलरेशन, M यानी द्रव्यमान मास और F यानी फोर्स यानी कि बल। तो न्यूटन की जगह आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख सकते हो, तो G बराबर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर, ठीक है जी, पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह रख दिया और मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर यहाँ पहले से ही है। ठीक है, न्यूटन की जगह हमने क्या रख दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर पहले से ही है, तो G बराबर आया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो यहाँ क्या बचा, मीटर की पावर 3 हो जाएगी, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर अपॉन में है, और ये बटे में बचेगा 1 किलोग्राम, एक तो कट जाएगा। तो इस तरीके से मात्रक आया। अब इन्हें बदल लो, इसने मीटर को किस में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में और किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। ठीक है जी, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी, तो पावर 3 आ जाएगी, मीटर की जगह सेंटीमीटर रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, या आप ऐसे कर लो, 1 मीटर की जगह, ये 1 मीटर ही तो है, इसकी जगह 100 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है जी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्यूब है ऐसा कैसे ही है, सेकंड तो सेकंड ही है, इसमें भी और उसमें भी MKS CGS दोनों में सेम रहता है। किलोग्राम की जगह ग्राम रखोगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है जी, तो G बराबर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 10 की पावर 2 है ये, और 3 बाहर है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 3 है, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू ग्राम। ठीक है जी, तो G बराबर आएगा, ये 10 की पावर 3 बचेगा, और 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर -11 से, तो 10 की पावर -8 बचेगा, और यूनिट आ रही है आपकी, ये जो ग्राम है ना ऊपर ले जा रखा है, तो ग्राम की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, और ये सेंटीमीटर क्यूब लिख रखा है फिर, और फिर लिख रखा है सेंटीमीटर, ये सेकंड की पावर ऊपर ले जाके -2। इस मात्रक में कितनी वैल्यू होगी जी की, तो कितनी होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और आप याद भी रखेंगे, क्योंकि इतना लंबा करोगे थोड़ी ना क्वेश्चन फिर वहाँ पे एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे कि MKS में है तो इतनी है, -11 पावर है, 6.67 तो रहनी है, और CGS में है, देखो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, ये CGS की तो है तीनों, और ये MKS के हैं। तो MKS में है तो 10⁻⁻11 रहता है G की वैल्यू में, और इसमें रहता है CGS में 10⁻⁻8, और 6.67 तो दोनों में रहता ही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 6.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 था ये। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़े, आपके सामने बोर्ड पर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा वायुमंडलीय दाब दे रखा है कितना, 10⁻6 डाइन है ना, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है 10⁻6 डाइन।
और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर की पावर -2 कह दो। SI मात्रक में मान पूछ रहा है, तो मैं आपको बताऊं SI का मतलब MKS ये तो होता है SI, तो डाइन की जगह न्यूटन आना चाहिए। SI में आपको पता है प्रेशर की यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है ना, SI में या MKS में। और ये जो है ये है CGS में, ठीक है जी। डाइन जो है ना फोर्स की यूनिट है CGS में। और मैं आपको बता दूं 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो 1 डाइन बराबर क्या आएगा, 1 यानी 10⁻⁻5 डाइन। वो यदि आप लिखेंगे 1 डाइन बराबर, तो पावर अपॉन में जाएगी, अपॉन में जाके फिर ऊपर जाएगी, तो इतने न्यूटन होता है 1 डाइन में। ये रिलेशन याद रखियो। ये 10⁻6 तो है ही, डाइन की जगह रख दो, न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो आपसे -5 रखना पड़ेगा डाइन की जगह, है ना। अब ये न्यूटन में बदल गया। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो आपको पता है 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और स्क्वायर है सेंटीमीटर का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है जी। तो P बराबर 10⁻6 और 5, ये तो 1 बचा 10, और ये 10⁻⁻4 है, ऊपर जाके +4 होगी और यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो P बराबर आएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसने पूछा था SI मात्रक में कितना मान होगा, तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर की पावर -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है जी, 10⁵ C में ही है ना। देखो एक बार सही से, ये फ़ोटो सही से खिंचा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C 19th का, जिसमें भी ये आ रहा हो वही हो जाएगा, है ना। देख लो एक बार सही से। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, वह घनकोण जो उस क्षेत्र में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सममितीय रूप से स्थित किसी बिंदु से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्र से घिर कर बना हुआ है। तो घनकोण पूछ रहा है, तो घनकोण का सूत्र होता है d⍵ बराबर होता है dA/r²। ठीक है जी। और उसने कहा क्षेत्रफल कितना है, dA दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे डिस्टेंस भी कहा, दूरी यानी r कितनी है 5 सेंटीमीटर। आप रख दो, तो d⍵ क्या हो जाएगा, dA यानी 1 और dA/r² यानी 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपॉन में भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएंगे, तो 1/25 आया यानी 0.04। ठीक है जी। तो आपसे पूछा था कितने स्टेरेडियन होगा, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसकी यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। ठीक है जी। तो इसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। तो ऐसे दे नहीं रखा, ऑप्शन दे रखा है पावर में, तो इसे आप लिख लोगे 4 × 10⁻²। ठीक है जी, स्टेरेडियन। इस बात को आप, है ना, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 × 10⁻², ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कहता है एक बाण किसके बराबर है लगभग, है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बाण है ये आपका मात्रक है किसका, तो ये है नाभिकीय अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का, नाभिक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का या अनुप्रस्थ काट का, है ना। ये क्षेत्रफल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का, तो अनुप्रस्थ काट नाभिक की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, जो सामने से दिखता है ना। यदि काट दिया जाए नाभिक को, तो जो सामने से वो क्षेत्रफल दिखेगा, जैसे सामने से आपको ये क्षेत्रफल दिख रहा है ना, ये वाला मार्कर का सामने से, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना।
तो नाभिक की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मात्रक बार्ण होता है। तो ये ठीक है, आपसे पूछा किसके बराबर है, तो ये होता है 1 बार्ण बराबर 10 की घात -28। ठीक है जी, 10 की घात -28 है ना, क्लियर है। और ये क्षेत्रफल का मात्रक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक एसआई में क्या होता है, एसआई पद्धति में मीटर स्क्वायर। तो 1 बार्ण बराबर 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। यानी बहुत छोटा मात्रक है ये क्षेत्रफल का, 10 की घात -28 आ रहा है ना, तो बहुत छोटा है। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, आपसे कहा जो फैदम है, फैदम वो किसके नापने के काम आता है। तो फैदम जो है वो आपको पता होना चाहिए, वो समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, तो आप देखेंगे फैदम दे रखा है, तो किसका मात्रक है, मैंने बताया समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। और समुद्र की गहराई नापना मतलब गहराई क्या है, एक तरीके से लंबाई, तो ये एक लंबाई का ही मात्रक है ना। तो फैदम क्या है, ये एक तरीके से लंबाई का ही मात्रक है और ये समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। ठीक है जी, क्लियर है। और एक फैदम जो है आपका 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम में कितने फीट होते हैं, 6 फीट, है ना। और ये किस में आता है, समुद्र की गहराई को नापने में काम आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है, तो एंगस्ट्रॉम लंबाई का मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होते हैं, तो लंबाई का एक छोटा मात्रक है एंगस्ट्रॉम। और फर्मी, फर्मी भी जो होता है वो और भी छोटा मात्रक है, 10 की घात -15 मीटर होते हैं, इसमें लंबाई का मात्रक है। और पारसेक, पारसेक भी लंबाई का, दूरी का मात्रक है। ठीक है जी, तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है ना, लंबाई का मात्रक है। लेकिन ये जो ये है बार्ण, अभी मैंने आपको बताया था बार्ण जो है वो किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक है, और वो भी नाभिक या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का, है ना। तो ये ऑप्शन कौन सा कह रहा था, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, जो बार्ण है वो लंबाई का मात्रक नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन। आपसे कहा निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है, तो मिलीमीटर, मिली होता है आपका 10 की घात -3। ठीक है जी, मिली क्या होता है, 1 मिली 10 की घात -3। मिलीमीटर कह रहा है, mm कह दो, m फॉर मिली, m फॉर मीटर, तो 10 की घात 1 मिलीमीटर होता है 10 की घात -3 मीटर के। एंगस्ट्रॉम अभी बताया मैंने, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। फर्मी, फर्मी भी मैंने बताया 10 की घात -15 मीटर। आपसे कहा मीटर, मीटर तो मीटर है। ठीक है जी, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कहा ना इसने, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, जिसकी पावर माइनस में जितनी ज़्यादा है वो उतना ही छोटा। तो फर्मी सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे छोटा कौन सा है, फर्मी। क्लियर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी किस में नापी जाती है ना, तो वो नापी जाती है प्रकाश वर्ष में, यानी ए का क्या है, आर। ठोस की जो अंतरापरमाणुक दूरी है या ए का आर है ना, तो एक से ही देखो पता चल जाएगा, ए का आर केवल बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ए का आर है तो बी का एस है। ठोस की अंतर परमाणुविक दूरी आप एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आपसे मिल गया। और नाभिक का आकार जो है आप किस में नापते हैं, नाभिक का आकार हमेशा फर्मी में नापा जाता है, क्योंकि फर्मी 10 की पावर -15 होता है, और वही -15 ही 10 की पावर -15 ही नाभिक का आकार की कोटि है ना। और इसके बाद है अवरक्त लेजर की तरंग दैर्ध्य जो है
वो आप नापते हो किसमें, माइक्रोन में, ठीक है जी। तो ये आप याद कर लेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 का बी था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो वर्नियर कैलिपर्स होता है, पेंच मापी भी होता है, स्फेरोमीटर भी होता है, सब लंबाई नापने के काम आते हैं। लेकिन जो परमाणुक घड़ी है, तो घड़ी नाम से क्लियर हो रहा है समय नापने के काम आती है। तो 26वें का ए, कौन सा लंबाई नापने के लिए प्रयुक्त नहीं होता, तो परमाणुक घड़ी, एटॉमिक वॉच। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27। लंबाई के एक नए मात्रक को इस प्रकार लिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की जो गति है ना, वो इकाई है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो c होती है वो 3 × 10⁸ ना होकर के 1 है। अब इस प्रकार से कोई नया मात्रक लिया गया है लंबाई का। तो नए मात्रक के संदर्भ में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी आपसे पूछिए डिस्टेंस, और सूर्य इस प्रकार यदि प्रकाश इस दूरी को तय करता है 8 मिनट 20 सेकंड में। किस दूरी को, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को प्रकाश जो तय करता है कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है जी। 8 मिनट का मतलब 8 × 60 करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, और ये 20 तो ही सेकंड में, तो 8 × 6 = 48 यानी 500 सेकंड आया टाइम। तो आपसे पूछा है दूरी बता दो, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 1, समय है आपका 500 सेकंड, तो 500 आ गया, ठीक है जी। जो दूरी के जो है ना परिमाण है ना, दूरी के जो मात्रा है कहा ना, नए मात्रक के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी। तो नए मात्रक में, यानी यहाँ पे जो मात्रक आएगा वो कोई नया मात्रक है, अब मीटर वाला नहीं है ना। तो नए मात्रक में जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, 500, है ना। क्लियर है जी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 28। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष मैंने आपको बताया, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ठीक है जी। प्रकाश वर्ष सुनने में तो ऐसा लग रहा है समय का मात्रक हो, लेकिन ये मात्रक होता है दूरी। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है वह दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है जी। तो ऑप्शन पढ़ो, प्रकाश वर्ष क्या है। एक वर्ष में सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, नहीं, गलत है बिल्कुल। सूर्य से पृथ्वी तक तय करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय, नहीं, समय होता तो समय का मात्रक हो जाता। एक वर्ष में मुक्त आकाश में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल सही, यही है ना, ऑप्शन नंबर सी। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और डी में कहा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय, तो समय का मात्रक ये है नहीं, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में इसने कहा प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो अभी मैंने आपको बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो दूरी दे रखी है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन जिसे आप करने वाले हैं, पृथ्वी से अल्फा सेंचुरी कितने प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंचुरी एक तारा है पृथ्वी से, है ना, वो कितने प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो वो है आपका 4.29 प्रकाश वर्ष। अल्फा सेंचुरी तारा पृथ्वी से 4.29 प्रकाश वर्ष दूर है ना। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ में तो है ही। क्लियर है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अभी और क्वेश्चन हम इसके कराएंगे, है ना। ये बड़ा चैप्टर है, पहले चैप्टर तो 30 क्वेश्चनों में ही समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके अधिक से अधिक वो हम कराने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, और ये एनसीईआरटी का निचोड़ है सारा, है ना, ठीक है जी। तो इस सीरीज़ को आप अधिक से अधिक प्यार दें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक जो भी इससे स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सकते हैं उन तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। उसमें आप 2 लोगों की सहायता करते हैं। एक तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हमसे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, हमारा परिवार
यूट्यूब का बड़ा हो रहा है, और साथ में उन स्टूडेंट्स की जो ऐसी है ना कंटेंट जिनके लिए रिक्वायर्ड है, जिन्हें आवश्यकता है, ठीक है जी, उन्हें निःशुल्क ये सब चीज़ें मिल पाएँ तो उन लोगों को भी भला होता है। तो आप क्या करें, इस वीडियो को है ना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और उन लोगों को भी लाभ हो, ठीक है जी। बाकी जो आपका कोई कमेंट हो, मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।